हाँ जी, तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मेरे नज़रिए से, जिसका नाम क्या रहने वाला है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यकीन मानिए इस चैप्टर को मेरे साथ देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मैं चैप्टर करवाऊँगा मेरे बनाए हुए स्पेशल नोट्स से, जिससे लाइफ टाइम आपको ये चैप्टर कभी भूलेगा नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस चैप्टर को हेडिंग वाइज हेडिंग डिस्कस करते हैं। तो बेटा हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं उसके नाम को एक बार दोबारा बोल के। नाम क्या है उसका? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आउटकम्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी आ जाती है, उसके बाद क्या रिजल्ट्स निकलते हैं? क्या अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं? क्या बुरे रिजल्ट निकलते हैं? अच्छे निकलते हैं तो अच्छे कौन कौन से हैं? बुरे निकलते हैं तो बुरे कौन कौन से हैं? ये सारी बातें हम डेमोक्रेसी के रिलेटेड करने जा रहे हैं। बार-बार मैं एक वर्ड बोलूँगा, डेमोक्रेसी, 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 तो अभी कुछ देर के लिए आदत डाल लो, हम डेमोक्रेसी के गुणगान गाने वाले हैं या डेमोक्रेसी की बुराई करने वाले हैं, ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको बड़ी-बड़ी बातें करने से पहले बता देता हूँ, डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मेन वर्ड है लोग। जब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ही उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। पहले क्या होता था? डिक्टेटरशिप होती थी भाई। डिक्टेटरशिप समझ लो या इसको मिलिट्री रूल बोल सकते हो। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? जब किसी के ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं तो वो डिक्टेटरशिप टाइप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी देश के ऊपर कब्जा करके बैठ जाऊँ, वहाँ का राजा बन जाऊँ, तो मेरे को वो डिक्टेटरशिप बोलेंगे वहाँ के लोग जो होंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जियाँ करूँगा, ठीक है? कोई लोगों की सुनूंगा नहीं, मैं ये नहीं देखूंगा लोग परेशान है मेरे बनाए हुए रूल से या नहीं है। तो सारी बातें मैं अपनी ही चलाऊंगा। आई होप ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको डेमोक्रेसी को लेके अच्छी तरह समझ आ गया। और यहाँ पर हम ना एडवांस लेवल तक मैं आपको समझाऊंगा कि डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसकी फर्स्ट मेन हेडिंग से, जिसका नाम क्या रहने वाला है? हाउ डू वी असेस द डेमोक्रेसी आउटकम्स। अगर आप इस हेडिंग को गूगल पे सर्च करते हो, मतलब हिंदी इसका मतलब देखते हो, इसका मतलब ये है कि हम लोकतांत्रिक की जो परिणाम है उसका आकलन कैसे कर सकते हैं। आकलन का मतलब होता है परखना। मतलब मैं आपको बोलूँ, हाँ अभी आप अपनी दोस्ती को परखो कि आपकी दोस्त जो है अच्छे हैं आपके लिए या बुरे हैं। परखोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप अपनी दोस्त को फोन करोगे, हाँ भाई यार मेरे को ना पैसे चाहिए, तो अगर वो सेंड कर देता है आपको डिफिकल्ट समय में, तो आप उसको परख लेते हो, हाँ भाई वो अच्छा दोस्त है। तो हम डेमोक्रेसी की जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी रिजल्ट हैं, उसको कैसे परख सकते हैं, कैसे उसका आंकलन कर सकते हैं, इस हेडिंग में उसके बारे में बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। हेडिंग को शुरुआत करते हैं बड़े सवाल से। हाँ भाई परखना कैसे है? अगर कोई इंसान होगा तो उसको तो परखा जा सकता है, डेमोक्रेसी को कैसे परख सकते हैं? तो यहाँ पर परखने की बात कैसे कर सकते हैं? डेमोक्रेसी अच्छी है या बुरी है, कंपैरिजन करके। क्या बोला मैंने? कंपैरिजन करके। तो आपने इस हेडिंग की शुरुआत में एक बात नोट रखनी है। नोट क्या रखनी है आपने? डेमोक्रेसी बेटर देन द डिक्टेटरशिप, बिकॉज इट इंश्योर। जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप से भाई बहुत ज्यादा अच्छी है, कहने का मतलब, क्योंकि ये इंश्योर करती है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें देती है हमारे सिटीजन्स को। चाहे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया में डेमोक्रेसी होने के चक्कर में जो हम डिस्कस आगे करेंगे वो हमें मिलती हैं। चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी देश पे है, तो वो चीजें इंश्योर करती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है? प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन। जो प्रमोट करती है इक्वालिटी सिटीजन के अमंग। हम देखते हैं कि पहले राजे महाराजाओं का राज था। मैं पहले बता देता हूँ, इंडिया ने दो तरीके से डिक्टेटरशिप को झेला है। पहले राजे महाराजाओं को झेला है, मतलब राजे महाराजाओं का राज था, जो उनको पसंद था वही करते थे, डिक्टेटरशिप टाइप। फिर उसके बाद अंग्रेजों के राज को इंडियंस ने झेला है। मतलब मिलिट्री रूल था, मिलिट्री की चलती थी, जो इन्होंने बोल दिया अंग्रेजों ने वो हमें मानना पड़ता था, मतलब गुलामी वाला सिस्टम। जब भी गुलामी वाला सिस्टम होएगा तो उसको डिक्टेटरशिप बोला जाएगा। तो डिक्टेटरशिप खत्म होते डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का राज होता है, लोग जिसको सबसे ज्यादा वोट देंगे वही उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। तो वो प्रमोट क्या करती है? डेमोक्रेसी सभी की इक्वालिटी को प्रमोट करती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू बढ़िया है, मुसलमान बढ़िया है या सिख बढ़िया है, सभी बढ़िया है, ठीक है? पहली बात समझ आ गई। तो डेमोक्रेसी को हम कैसे असेस कर सकते हैं? इन सभी चीजों से असेस कर सकते हैं, इन सभी चीजों से परख सकते हैं, अभी मिल रही है किसी को या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। दूसरा पॉइंट इसका, एनहेंस करती है, बढ़ाती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल।
डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है, हर एक लाइफ की वैल्यू होती है डेमोक्रेसी में। मान लो मेरी लाइफ है, अगर मेरे को कोई किडनैप करता है तो मैं पुलिस स्टेशन जाके मेरे घर वाले उसको रिपोर्ट लिखाएंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या आएगा, वो उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, मतलब उसको सीरियसली लेंगे। हाँ भी शान सर गायब हो गई है तो वो मेरे को ढूंढेंगे, अगर मेरे मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उसको सजा भी होगी। मतलब हर एक पर्सन की लाइफ डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट होती है। डेमोक्रेसी में हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, अगर उसको कोई छीनने की कोशिश करता है तो कोर्ट सजा देती है उस मुजरिम को। आई होप ये 2 पॉइंट समझ आ गए। अगला बात, डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंप्रूवमेंट देती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। पहले क्या होता था, डिक्टेटरशिप होती थी, राजा ही सभी फैसले देता था। राजे ने जो बोल दिया, हाँ भाई इसका सर काट दो तो काट दो भाई, कोई किसी ने नहीं पूछना। ठीक है, राजे से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पर यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या है, इम्प्रूव होगी क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की। हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तीनों चीजें बैठी होंगी तभी पार्लियामेंट कहलाएगी। अब हमारा रूल कैसे बनता है, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर उसके बाद वो रूल बनेगा। तो मतलब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इंप्रूव कर दिया ना। पहले राजा ने अपनी मर्जी करनी है, अब पार्लियामेंट में सभी ने देखना है, हाँ भी ये रूल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इसीलिए डेमोक्रेसी ऑलवेज इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया क्या क्या मिलता है डेमोक्रेसी में। अगली बात, जो डेमोक्रेसी है, प्रोवाइड मेथड ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में ही कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं, चाहे वो आम बंदों के बीच में है, आम पर्सन्स के बीच में है, उसको कन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाई झगड़ों को रिजॉल्व किया जाएगा प्रॉपरली। हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबॉर्डिनेटेड कोर्ट्स है, बहुत सारी और भी छोटी मोटी कोर्ट्स हैं, जिसमें लोगों की लड़ाई झगड़े को प्रॉपरली कानून लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है और सभी लड़ाई झगड़े खत्म किए जाते हैं। पर राजे वाले टाइम में, डिक्टेटरशिप वाले टाइम में, मिलिट्री रूल वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। लोग मर जाते थे, इंसाफ उनको नहीं मिलता था। पर आज के समय में डेमोक्रेसी में इंसाफ सभी को मिलता है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट है, अलो रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाता है। मिस्टेक करेक्ट पीपल के द्वारा भी हो जाती है और मिस्टेक करेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, राजा ने कोई रूल एंड रेगुलेशन बना दिया, ठीक है, तो वो उसकी ईगो इतनी हर्ट हो जाएगी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन पीछे नहीं लेगा। पर डेमोक्रेसी में क्या है, रूम मिलता है करेक्शन करने का। अगर सरकार ने कोई भी रूल गलत बना दिया है तो लोग उसका धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उसको, लोगों को मारा नहीं जाएगा, तो लोगों की वजह से वो रूल वापस भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मान लो लोगों ने किसी 5 साल के लिए किसी गलत सरकार को चुन लिया, गलत पार्टी को चुन लिया, ठीक है, फिर लोग क्या करते हैं, 5 साल में अगली किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालते हैं, जिससे वो सरकार चेंज हो जाती है। तो दोनों के लिए करेक्शन होती है, लोगों के लिए भी, और जो गवर्नमेंट राज कर रही है, चाहे वो सेंटर में है चाहे स्टेट में है, सभी को मिस्टेक सुधारने का मौका डेमोक्रेसी में ही मिलता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, उसको इलेबोरेट करना है। तो आपने सारे पॉइंट लिखने हैं, डेमोक्रेसी में ये सारा मिलता है और डिक्टेटरशिप में इसका उल्टा लिख दो, हाँ भी किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता, वो सारी बात सिंपल कंसेप्ट है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेशन और रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। सरकार को लेके बड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे सरकार हमने चुन ली, अच्छे काम करेगी, हमारी उम्मीदें होती है। बाद में पता चलता है जितनी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे उनके, वो सारे सारे रिश्वत लेते पकड़ेगी। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकती है डेमोक्रेसी को लेके। इसको और भी अच्छे से समझाता हूँ, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। और यहाँ पर आपने ये याद ये रखना है, पीपल जो होते हैं ऑलवेज सपोर्टेड होते हैं डेमोक्रेसी ओवर मिलिट्री रूल, मोनार्क, डिक्टेटरशिप। ठीक है, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो ऑलवेज सपोर्ट करते रहते हैं, डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते हैं। वो किसके खिलाफ होते हैं, या तो मिलिट्री रूल के खिलाफ होंगे या डिक्टेटरशिप के खिलाफ होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही दे सकती है, और कोई सरकार नहीं दे सकती। पर यहाँ पर एक डेलिमा है, डेलिमा वर्ड बोला है ना, तो ये याद रखना, आपकी टेक्स्ट बुक्स का ही वर्ड है। डेलिमा का मतलब क्या होता है, दुविधा, परेशानी। हाँ, अभी हम एक तरफ तो बोलते हैं डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी बात है, दूसरी तरफ हम सरकार को ही गालियां देते हैं कई बार। तो डेलिमा क्या है कि जो डेमोक्रेसी है, गुड इन प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल तो बड़े अच्छे हैं, हाँ भी सभी को इक्वल राइट मिलेगा, ठीक है, कोई भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, अगर बुरा करेगा तो हमारे पास कोर्ट्स हैं तो उसको सजा आएगी। पर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में सेटिस्फाई कई बार नहीं कर पाती। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा, वो सारी पूरी होगी। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई, मेरी गली नहीं बनी मोहल्ले की, तो मैं बोलूंगा हाँ भी ये कौन सी सरकार मैंने चुन ली है, मेरे को एक गली नहीं बना के दे सकती, अगली बार आने दो वोट मांगने, मैं अगली बार इस पार्टी को वोट ही नहीं दूंगा। तो हमारी क्या होती है, कई बार कोई
मांगे नहीं पूरी होती, इसलिए हम जो डेमोक्रेसी है उसको भी गालियां निकालने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मीडिया वाला बंदा लोगों के पास पूछने जाता है, हाँ भाई अगली बार किसको वोट दोगे आप। अगर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती तो वो गवर्नमेंट को गालियां भी निकालता है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलता है, कुछ ऐसा बोलता आपने सुना होगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, पर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। आई होप ये सारा का सारा डेटा आपको इस हेडिंग का अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाद डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में और जरा डिटेल में डिस्कस, जो आपको नेक्स्ट मेन हेडिंग में आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा, जिसका नाम क्या रहने वाला है। तो चैप्टर को आगे करने से पहले ना मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बीच में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बताया आपकी क्लास 10th की ना सारे चैप्टर क्या है, हेडिंग वाइज है, मतलब हम कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, मेरे नोट्स उसी ही पैटर्न में बने हुए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के। जैसे हम फेडरलिज्म चैप्टर को उठाते हैं, फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म चैप्टर में पहले एक हेडिंग आएगी, फिर दूसरी हेडिंग आएगी, फिर तीसरी हेडिंग आएगी, ऐसे ऐसे करते करते ये सारा का सारा चैप्टर हेडिंग वाइज चलता रहेगा। जैसे इसकी फर्स्ट हेडिंग है ये वाली, व्हाट इज फेडरलिज्म, तो इसी हेडिंग का ऑपरेशन करके मैंने नोट्स बनाए हैं ये वाले। ये कलरफुल नोट्स आपकी जिंदगी को कलरफुल कर देंगे अच्छे नंबर दिलवा के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी हेडिंग से रिलेटेड कौन से वेरी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनते हैं मैंने बीच में डाल दिए हैं। और आपने एक बात नोट की होगी, सारे के सारे क्वेश्चन विद हिंदी मैंने डाले हैं। क्या होता है, हमें कई बार हिंदी में कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता, तो हम वर्ड ढूंढने के चक्कर में हमारा सोशल मीडिया में कुछ मैसेज आता है तो हम उसमें ही खो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी मेंशन कर दी है इंग्लिश के साथ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर ना आपको इकट्ठे क्वेश्चन नहीं याद करने पड़ेंगे। बहुत सारी बुक्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर क्या है सारे इकट्ठे क्वेश्चन होते हैं, जिसको देख के ना हम डर जाते हैं, यहाँ पे इतने क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मेरे नोट्स। ऐसी एक हेडिंग खत्म होती है, उसका ऑपरेशन से मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स के बाद मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर डाल दिए हैं विद हिंदी, जिससे क्या है आप हेडिंग वाइज हेडिंग चैप्टर कंप्लीट करते रहोगे और हेडिंग वाइज हेडिंग ही क्वेश्चन आंसर याद करते रहोगे। और ये वाले क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं डाले, ये वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वाला सारा कंसेप्ट होने के बाद लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। एक चैप्टर में हमने हेडिंग वाइज हेडिंग ऑपरेशन भी कर लिया, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए, और लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए। इससे बाहर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान है, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन देके आप आसानी से लिंक को एज ए पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। और यकीन मानो आपको ये नोट्स करने के बाद आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बातें होगी, चलो आप चैप्टर करते हैं। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहना क्या चाहता है इस स्लाइड में, अगर किसी देश में डेमोक्रेसी आ गई, मतलब डेमोक्रेसी आ गई, तो उसके आउटकम में वो तीन चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब तीन खूबियां गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी। वो है, ये तीनों खूबियां हैं। तीनों खूबियों का मतलब क्या है भाई, इसमें बड़े ज्यादा क्वेश्चन बनते होते हैं, इसको ध्यान से हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेबल का मतलब। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, आंसरेबल। इसका मतलब ऐसे याद रख सकते हो आप, ए से आंसरेबल, ए से अकाउंटेबल। दो तीन बार मेरे साथ बोलो, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल। जो गवर्नमेंट आंसरेबल है, आंसरेबल किसकी है, जो भी उसने एक्शंस किए हैं वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहलाती है। कहने का ये मतलब है, पहले राजे महाराजाओं का राज होता था, मतलब वो अकाउंटेबल नहीं थे, आंसरेबल नहीं थे। मान लो उन्होंने कोई भी पॉलिसी लागू कर दी लोगों के खिलाफ हो या लोगों के हक में हो, उन्होंने कोई बॉदरेशन नहीं लेनी, तो वो अकाउंटेबल नहीं होते थे। लोग उनसे पूछने जाते थे तो लोगों का हो सकता है लोगों को ही मरवा दे, तो राजा अकाउंटेबल नहीं होता था, डिक्टेटरशिप अकाउंटेबल नहीं होती थी। पर डेमोक्रेसी की आउटकम में हमने क्या याद रखना है, डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट, जहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल होएगी अपने भी एक्शंस, जितने भी उसने एक्शन लिए हैं, जितने भी उसने लॉ बनाए हैं, टू द पीपल, लोगों के आगे। तो पहला समझ आ गया, अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आल्सो ए टाइप ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा वर्ड है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स देना। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्स देती है। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स चुप करके बैठ जाती है। राजे महाराजे क्या होते थे, राजे ने किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दिया, उसका भी राजा बन गया, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा पब्लिक को, मतलब वो पब्लिक को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, सिर्फ अपनी मन मर्जियाँ करेगा, अपने ऐशो आराम में अपने कमरे में रहेगा और वहां से ही पॉलिसीज को लागू कर देगा। ठीक है, तो हो सकता है कोई साधारण बंदा है वो राजे तक मिल ही ना पाए अपने पूरे जीवन काल में। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब
क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है मीट्स पीपल, मीट्स करती है पीपल की डिमांड्स को, पीपल की नीड्स को थ्रू इस पॉलिसीज। जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लागू करनी है वो लोगों की जरूरतें पूरे करने के लिए पॉलिसीज लागू करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। ऐसे नहीं कि डफर बन के बैठ जाएगी, ठीक है। अगर उनको पता है अगर वो डफर बन के बैठ गई तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उनको वोट नहीं देंगे और वो सरकार बदल जाएगी। तो दो आपको अच्छी तरह समझ आ गई, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव का। अगली बात आती है लेगिटिमेट गवर्नमेंट। लेगिटिमेट की ब्रैकेट में मैंने लिखा है रियल गवर्नमेंट। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो रियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी। इसमें क्या होगा, रियल क्यों मैंने बोला है, इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं, अच्छी तरह समझ आएगा। जो गवर्नमेंट फॉलो करती है प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर जो होता है उसका विद ट्रांसपेरेंसी, जो भी उसने रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के आगे लेके जाने हैं वो काम ट्रांसपेरेंसी से होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज, मान लो फॉर एग्जांपल गिलास है जिसके आर पार देखा जा सके। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वो लेगिटिमेट गवर्नमेंट होती है, वो ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, ऐसे छुप के काम नहीं करती। जैसे राजा है अपने कमरे में बैठे चुपचाप के कोई भी पॉलिसी लागू कर देगा, लोगों से उसने पूछना ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे काम करती है, एक एक्ट याद रखना है, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का मतलब क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसको लाइटली मत लेना। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, उससे बड़े बड़े स्कैम आगे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मंत्री हूँ, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मंत्री हूँ, मैंने ना रोड बनानी थी, उस पर खर्चा आना था 100 रुपीज़, और मैंने उसके ऊपर सिर्फ 20 रुपीज़ ही लगाए और 80 रुपीज़ मैंने अपनी जेब में डाल दिए। तो आरटी एक्ट कोई भी साधारण बंदा एप्लीकेशन लिख के पूछ सकता है, हाँ भी शान सर मेरे को बताओ आपने रोड पे कैसे कैसे खर्चा किया, तो मेरे को सारी डिटेल देनी पड़ती है। तो लेगिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो रियल गवर्नमेंट होती है, जो ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। आई होप ये तीनों का तीनों कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट, इसको एक्सप्लेन करो। तो आपने ये सारी बातें लिखनी है। और या तो आपको 2 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, या तो अकाउंटेबल के ऊपर आ जाएगा गवर्नमेंट क्या होती है, या रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, या लेगिटिमेट गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी आपको नोट्स में सारी पकी पकाई खीर, सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मिलेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ तक आते आते हमने डेमोक्रेसी के बारे में बड़ा अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है, कुछ परसेंटेज। जैसे जैसे हम अगली स्लाइड्स करेंगे वैसे वैसे डेमोक्रेसी की डीपली नॉलेज हमको मिलती रहेगी। पर यहाँ पर आते हमें ना नॉन डेमोक्रेटेड कंट्रीज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, नॉन डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट के बारे में पता करना पड़ेगा। तो वो हम कर सकते हैं डिफरेंस में। आपकी टेक्स्ट बुक्स में आगे डेमोक्रेटेड एंड नॉन डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बताया गया। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटेड एंड नॉन डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट के बारे में। तो जैसे जैसे डिफरेंस करवाता रहूंगा वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन लेती है आफ्टर डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन से डिस्कशन करके, डिबेट करके, डेलिब्रेशन डिस्कशन का मतलब होता है सोच विचार करके, ठीक है, लोगों के पक्ष में रख के, हाँ भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के लिए लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रोसीजर जैसे मैंने पहले बताया था, पहले लोकसभा में पेश होएगा, फिर राज्यसभा में पेश होएगा, फिर प्रेजेंट साइन करेगा, तभी वो रूल बनेगा। तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लंबी डिबेट और लंबी डिस्कशन से बनता है। तो ये इसीलिए ये बढ़िया मानी जाती है ये गवर्नमेंट। और आगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसका उल्टा लिख देना है, वहां पर कोई भी डिस्कशन नहीं की जाती। राजे को जो पसंद है, राजे ने किससे पूछना, राजे ने किसको बताना है, तो उसने तो सीधा रूल्स एंड रेगुलेशन लागू ही कर देना, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे नहीं आए। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, सबसे अच्छी बात, पब्लिक ओपिनियन को कंसीडर किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन मानी जाती है, पब्लिक ओपिनियन देखी जाती है। अगर पब्लिक ओपिनियन नहीं देखी जाएगी तो उनको पता है पब्लिक अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं देगी, तो उनकी सरकार चली जाएगी। तो पब्लिक की जो राय होती है वो मानी जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और यहाँ पर उल्टा नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इग्नोर किया जाता है। राजे ने, मिलिट्री रूल ने किसी से कुछ नहीं पूछना, उसने तो सिर्फ अपना रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर देना। लास्ट पॉइंट है इसका, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, स्लो एंड इफेक्टिव। डेमोक्रेसी के डिसीजन क्या स्लो तरीके से चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी जो होती है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ना सोच समझ के बनाती है। पहले लोकसभा में जाएगा बिल, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेजेंट के साइन होंगे, मतलब इसमें काफी टाइम लग जाएगा। पर वो इफेक्टिव होता है, लोगों के हक में होता है। ऐसे नहीं होता कि ऐसे आंखें बंद करके डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए जाते हैं। लोगों की, पब्लिक की सोची जाती है, इसीलिए ये स्लो एंड इफेक्टिव है। यहाँ से अलग से क्वेश्चन ये बनता आता है, एक्सप्लेन व्हाई द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज स्लो
एंड इफेक्टिव इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो स्लो क्यों होती है, वो सारी बातें आपने नोट्स में वैसे भी मैंने दे दिया है, ये क्वेश्चन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उधर नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, फास्ट बट लेस इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब राजे ने अगर 2 बजे फॉर एग्जाम्पल सोचा तो 2 बज के 2 मिनट में वो अगला रूल पास कर देगा, मतलब कोई भी किसी से पूछना नहीं है कि उसके पास कौन सी लोकसभा राज्यसभा प्रेजेंट होता है भाई, वो खुद ही होती है तीनों चीज़ें, राजा खुद ही लोकसभा होता है, खुद ही राज्यसभा, खुद ही प्रेजेंट, तो उसने किसी से पूछना नहीं है। और लेस इफेक्टिव होता है, हो सकता है कोई रूल एंड रेगुलेशन कुछ ऐसा पास कर दे जो क्या होता है लोगों के हक में ना हो, तो लोग बेचारे क्या बोलेंगे, मर जाएंगे अगर बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में भी अच्छी तरह समझ आ गया। लास्ट में इस हेडिंग में बताया गया है जो लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कुछ लिमिटेशन भी है भाई, कुछ चीज़ें लैग भी कर जाती है डेमोक्रेसी, ठीक है। वो कौन सी है, एक तो करप्शन, करप्शन को अभी तक इंडिया पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। हमारे कुछ लीडर्स ऐसे हैं, सभी नहीं है, कुछ लीडर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा करप्टेड है। बहुत सारे हम न्यूज़ चैनल में न्यूज़ देखते हैं, आज ये वाला नेता पकड़ा गया करप्शन के चक्कर में, आज ये वाला जज पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, तो वो सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। अगला क्या है इसकी लिमिटेशन जो डेमोक्रेसी है, वो थिंक अबाउट द मेजोरिटी, मेजोरिटी के बारे में सोचती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में 90% एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ हिंदू है और 10% मुसलमान है, वो ऐसी पॉलिसीज लेके आ सकती है जो सिर्फ हिंदुओं को खुश करे। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी 90% है, वोट कहाँ से ज़्यादा आएंगी उनको 90% से, 10% के पास नहीं इतनी वोट्स आएंगी, तो उसको इग्नोर करती है। तो ये थोड़ी थोड़ी कमियाँ डेमोक्रेसी में पाई जाती हैं। आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसमें से वो तीनों पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनेंगे और डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस में बनेंगे और लिमिटेशन में बनेंगे। आई होप ये फुल कंसेप्ट और फुल हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं जिससे हमें डेमोक्रेसी के बारे में और भी अच्छी तरह पता चल जाएगा, जिसका नाम क्या रहने वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस हेडिंग में भाई हमने ये देखना है जो डेमोक्रेसी है उसमें किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है, अगर नहीं होती तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, मनी। मनी का मतलब अब मान लो किसी देश को बोला जाए बड़ी ज़्यादा रिच कंट्री है, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे हैं, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी ज़्यादा होएगी। तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन है सीधा और सीधा मनी के साथ। अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाई है कि नहीं, अगर नहीं कर पाई तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इस हेडिंग को पढ़ के आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस हेडिंग की शुरुआत करते हैं नोट से। हमने नोट रखना है, क्या बात नोट रखनी है, जो डेमोक्रेसी है उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कोई भी डेवलपमेंट हो। सही भी बात है, अगर किसी भी देश में डेमोक्रेसी है, मान लो मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश में डेमोक्रेसी है, तो मैं डेमोक्रेसी की सरकार से एक्सपेक्ट करूंगा कि उस देश की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस देश में बैंक अच्छे बने होने चाहिए, उस देश में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उस देश में जो पानी की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन होएगी मेरे को डेमोक्रेसी के सरकार से, डेमोक्रेसी कंट्री से। बट आपने आगे एक बात याद रखनी है, मैनी फेल टू मीट दिस एक्सपेक्टेशन। मतलब ये एक्सपेक्टेशन क्या थी, डेवलपमेंट हो, ठीक है। डेमोक्रेसी भी इसको फेल होगी, डेमोक्रेसी भी इसको पूरा नहीं कर पाई है भाई। अरे सबसे बड़ा सवाल क्यों नहीं कर पाई भाई? सर आपने तो पीछे बोला है कि हाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी होती है, लेजिटिमेट होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाई? इसका भाई एविडेंस है। एविडेंस मतलब आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी एविडेंस गिवन है। एविडेंस क्या है, एक डाटा आपने याद रखना है। अगर हम 1950 से लेके 2000 का डाटा देखें ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो क्या है, जहां जहां पर भी डिक्टेटरशिप है ना, वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लाइटली क्या है, बेटर है डेमोक्रेसी से। बेटर बोल दो या हायर ग्रोथ है, मतलब कहने का मतलब वो सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहा है भाई, डेमोक्रेसी की में जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है वो कम है और डिक्टेटरशिप में डेवलपमेंट की ग्रोथ है वो ज्यादा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे मैंने पीछे बताया है, डेमोक्रेसी जो काम करती है वो स्लोली एंड इफेक्टिवली करती है और डिक्टेटरशिप काम करती है फास्ट एंड लेस इफेक्टिव होती है। अब इस बात को समझो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक देश में रहता हूँ जहाँ पर राजा राज कर रहा है और राजे ने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे किसानों की जमीन को हड़पना है और उसमें एक फैक्ट्रीज लगानी है फॉर एग्जांपल। तो क्या करेगा राजा, किसी से पूछेगा नहीं, उसने तो सीधा सीधा क्या कर देना है, अपने मंत्रियों को आदेश दे देना है, अपने सैनिकों को आदेश देना है, हाँ भी इस जमीन को हड़प लो और यहाँ पर फैक्ट्री लगा लो। पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, किसी भी लोगों को परेशानी ना हो और किसी भी लोगों का जो इंडिविजुअल हक है वो
मरे ना। इसीलिए डेमोक्रेसी में स्लो एंड इफेक्टिवनेस के चक्कर में जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो कभी कम हो जाती है, और इसीलिए जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर डेवलपमेंट ग्रोथ ज्यादा रहती है, क्योंकि राजे को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई पूछना नहीं उसने किसी से। आई होप ये दो कंसेप्चुअल डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गई। जो मैंने बोला ना 1950 से और 2000 का एविडेंस है, वो मैं आगे आपको एक ग्राफ है जो आपकी टेक्स्ट बुक्स का है, वो मैं वहां पर आपको शो करूंगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा वो कंसेप्ट। आगे आपने एक बात यहाँ पर नोट रखनी है, जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री की वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैं बोलूँगा आपकी पढ़ाई है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट्सअप का ज़्यादा यूज़ करना, अगर कोई बच्चा ज़्यादा यूज़ करता है तो उसकी पढ़ाई कम होती है। वैसे ही बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर किसी भी देश की डेवलपमेंट डिपेंड होती है। पहला फैक्टर है पॉपुलेशन। अब किसी देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे ही होएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका ग्लोबल सिचुएशन। उस देश की ग्लोबल सिचुएशन कैसे है भाई, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इंडिया में रहता हूँ, तो उसकी ग्लोबल सिचुएशन मतलब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, कोई अटैक तो नहीं चल रहा, कोई वर्ल्ड वार जैसा सीन तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरी डेवलपमेंट क्या होगी, कम होएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो मेरी डेवलपमेंट क्या होगी, ज़्यादा होएगी। तीसरा पॉइंट है इसका फॉरेन कोऑपरेशन। फॉरेन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेन का मतलब होता है बाहर वाले देश, और कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। अगर मैं इस ऐसे देश में रहता हूँ जहां पर सभी देश मेरी हेल्प कर रहे हैं, अगर मेरे को कोई पैसे की जरूरत है पूरे देश को, तो मेरे को वो पैसे दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और इसके उलट मैं सबसे लड़ता फिरता हूँ, जो मेरे कोऑपरेशन है कोई भी देश नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पैसे की जरूरत है, कोई भी मेरे को लोन नहीं दे रहा, किससे भी हेल्प मांगता हूँ देश से, वो भी मना कर देता है। जो फॉरेन कोऑपरेशन है उससे भी देश की डेवलपमेंट डिपेंड करती है। यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, जो डेवलपमेंट है वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, ये तीनों के बारे में आपने लिखना है। पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन एंड फॉरेन कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड हो। उसके बाद अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें इस सारी हेडिंग का, इस वाली हेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो हम क्या निकालेंगे, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर डेवलपमेंट की भाई कोई गारंटी नहीं होती। हाँ भी डेवलपमेंट होएगी होएगी, जैसे मैंने पीछे बोला, पर लोग इसको ही प्रेफर करते हैं, डेमोक्रेसी को ही अच्छा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको फ्रीडम मिलती है, सभी आज़ादी से घूम सकते हैं हम डेमोक्रेसी में। पहले क्या होता था, राजे महाराजों के या अंग्रेजों के समय में हम कहीं पे जा नहीं सकते थे। उसके बाद इक्वालिटी मिलती है समाज में, हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जिसके चक्कर में डेमोक्रेसी में चाहे डेवलपमेंट कम भी हो जाए तो सभी को अगर राइट्स मिल रहे हैं तो तभी लोग खुश हैं। ठीक है, अगली बात है डिग्निटी। डिग्निटी जैसे मैंने पहले बताया था, हर एक लाइफ की वैल्यू है, किसी को भी बेकार नहीं समझा जाता डेमोक्रेसी में। और लास्ट में राइट्स के बारे में मैंने बता दिया, सभी को राइट्स मिलेंगे। कंक्लूजन में हमने क्या सीखा, जो डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी मिलेगी डेवलपमेंट की, पर लोग प्रेफर करते हैं इन सभी कारणों से डेमोक्रेसी को अच्छा बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, हाँ भी एक राजा राज कर रहा है, वो ग्रोथ बड़ी दे रहा है, डेवलपमेंट की बड़ी ग्रोथ दे रहा है, पर ये सारी चीजें नहीं दे रहा, ना तो राइट दे रहा है, ठीक है, ना तो डिग्निटी ऑफ लाइफ दे रहा है, ना फ्रीडम दे रहा है, वो कोई चीज नहीं दे रहा। तो इमेजिन कर लो ये सोने का पिंजरे की तरह ही होगा जहां पर पंछी है अंदर, मतलब पिंजरा तो सोने का है पर फिर भी कैद ही है ना। तो डिक्टेटरशिप उसी टाइप की होती है, मतलब डेवलपमेंट ज्यादा होती है, उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, पर वो सोने के पिंजरे की जैसी होती है। आई होप यहाँ तक आपको कंक्लूजन तक अच्छी तरह समझ आ गया, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे नोट्स में, भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर मैंने 1950 और 2000 का डाटा बोला था ना, तो हम अब एक बॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफ टाइप, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये वाला मेंशन है। इसकी हेडिंग क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की, डेट क्या है 1950 से लेके 2000 तक। अब 4 आपने एक क्राइटेरिया याद रखने हैं जिससे आपको ये हेडिंग अच्छी तरह समझ आ रही है। पहला है जहां पर सभी तरफ डेमोक्रेसी है, ऐसे रीजन है, ऐसे एरिया है जहां पर डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट है, तो वहां पर ग्रोथ रेट कितनी है, 3.95%। मतलब ग्रोथ रेट है, जितनी ज्यादा ग्रोथ रेट होगी उतनी ज्यादा वो कंट्री या देश या डेवलप करेगा। तो अगली है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में कितनी है, 4.42%। अब ऊपर वाले से ज्यादा ना डिक्टेटरशिप की। अब भाई होएगी ना, राजा ने किसी से कौन सा पूछना है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, स्लो एंड इफेक्टिव होती है, जो मैंने पीछे बताया। आगे डाटा क्या है, पुअर कंट्री का बताया गया। पुअर कंट्री जिसमें डिक्टेटरशिप होती है, मतलब गरीब कंट्री जहां पर राजे राज कर रहे हैं, वहां पर ग्रोथ रेट कितनी है, 4.34% अप्रोक्स। और पुअर कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर कितनी है, 4.28%। आई होप ये डाटा आपको थोड़ा सा ओवरऑल समझ आ गया। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, डाटा पूरा आपने बॉक्स नहीं याद रखना। यू कैन राइट एनी परसेंटेज टू मेक योर क्वेश्चन इंप्रेसिव। आई होप ये ओवरऑल आपको हेडिंग अच्छी तरह समझ आ गई। अब आगे डेमोक्रेसी को और डीपली डिस्कस करते हैं, जो
हम नेक्स्ट हेडिंग में डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या रहने वाला है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इस स्लाइड में हम बेसिकली ये डिस्कस करने जा रहे हैं क्या जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है या डेमोक्रेसी होती है वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर पाई है, समाज में जो इनइक्वालिटी फैली हुई है और समाज में जो दूसरी तरफ गरीबी फैली हुई है जिसके चक्कर में इनइक्वालिटी होती है, क्या इन दोनों चीजों को डेमोक्रेसी खत्म कर पाई है? इस सवाल से हम इस हेडिंग को बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। इस हेडिंग की शुरुआत होती है इस लाइन से, डेमोक्रेसी शुड इंश्योर, इंश्योर उसका हक बनता है भाई डेमोक्रेसी इंश्योर करे क्या, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी करे और पावर्टी, पावर्टी को खत्म करे, गरीबी को खत्म करे और समाज में जो इनइक्वालिटी की भावना है उसको खत्म करे। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी का ये हक भी बनता है वो लोगों को इक्वालिटी दे और गरीबी को खत्म कर पाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर पाई है, क्या पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाई है? तो इसका आंसर है भाई नो, डेमोक्रेसी इसको नहीं खत्म कर पाई है। एक आगे एग्जांपल है, जैसे उन्होंने बोला है जो रिच पर्सन है किसी भी देश में वो बहुत ज्यादा रिच हो रहे हैं, अल्ट्रा रिच क्या है, बहुत ज्यादा रिच हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है सर्वाइवर के लिए। अब यहाँ पर आपने एक देश की एग्जाम्पल याद रखनी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में उन्होंने ये बोला है कि हाफ पॉपुलेशन भी, हाफ से ज्यादा ही लगा लो, बहुत ज्यादा गरीब है जिसके चलते हुए बांग्लादेश को बहुत सारे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर डेमोक्रेसी है तो उसका पहला फर्ज ये बनता है कि सभी की इक्वालिटी पैदा करे, हाँ भी इनकम की इक्वालिटी हो। हम ऐसा नहीं बोले कि सारे के सारे देश अमीर हो जाएं, बड़ा ज्यादा अमीर हो जाए, पर वो देश इतनी भी ज्यादा गरीब ना हो कि उसकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, गरीब हो। तो बेसिकली यहाँ पर एक और फैक्चुअल डिटेल आपने याद रखनी है जो इंडिया के बारे में है। वो कहना क्या चाहता है आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग कि अभी आजादी में 70 साल प्लस हो गए, आजादी मिले हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, पर इंडिया में 30% ऐसी पॉपुलेशन है जो सिर्फ और सिर्फ $1.25, जस्ट $1.25 के नीचे ही अपने जिंदगी को सरवाइव कर रही है। मतलब इतनी ज्यादा उनकी सैलरी कम है, इतनी ज्यादा उनको पैसे कम मिल रहे हैं। इनइक्वालिटी देख रहे हो ना, यहाँ पर आगे एक पिक्चर भी मेंशन की गई है ये वाली जो इनकम की इनइक्वालिटी को शो करती है। यहाँ पर पिज्जा है ना, ये पिज्जा नहीं है, उसको एग्जांपल एज ए इनकम बताई गई है, सारी कंट्री की इनकम है जो सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों के पास ही है। मतलब जितना भी पैसा है, इतना सारा पैसा है, वो सारा का सारा किसी वर्ल्ड का सिर्फ 2% लोगों के पास ही है। जो बेचारी 50% गरीब पॉपुलेशन है उसके पास तो इतना को पिज्जा का पिज्जा, मतलब इतना को ही मनी है। अब ये आप इनइक्वालिटी का डिफरेंस देख लो, हाँ भी जो तो रिच है उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, जो गरीब है बेचारा वो बेचारा अपना सर्वाइवर भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसके बाद करते हैं रीजन ऑफ फेलियर। डेमोक्रेसी जो है वो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में क्यों पीछे हट गई है, क्यों फेल हो गई है? तो डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई है? क्योंकि यहाँ पर करप्शन देखने को मिलती है, करप्शन होगी तो इनइक्वालिटी कैसे होगी भाई, ठीक है। जब डेमोक्रेसी मीट नहीं कर पाती पीपल्स की नीड्स को, जो गरीब लोगों की नीड्स है उनके लिए पॉलिसी लेके आए भाई, अगर इक्वालिटी करनी है तो वो नहीं ले पाती। इंश्योर ग्रोथ, ग्रोथ को इंश्योर नहीं कर पाती। सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ किसकी होती है? जो रिच होता है, मतलब रिच ही ज्यादा रिच हो रहा है, गरीब बेचारा अपना सर्वाइवर भी नहीं कर पाता, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं होते वो प्रॉपरली खा ले। अब आगे चलते आपकी टेक्स्ट बुक्स में है फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर हम ये लोग ये देखेंगे कि इनइक्वालिटी की कितनी फॉर्म्स होती हैं। जैसे ऊपर हेडिंग है ना इनइक्वालिटी, हम देखेंगे इनइक्वालिटी कितने प्रकार की होती है समाज में। सबसे पहली है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी है भाई, किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम इतनी ज्यादा कम है बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पाता, तो ये सरकार को दूर करना चाहिए। वेल्थ इनइक्वालिटी, हाँ अगर इनकम इक्वालिटी होगी तो उसके पास वेल्थ, मतलब उसके पास जो दौलत है उसकी भी इनइक्वालिटी होगी। ज्यादा सैलरी वाले की दौलत भी ज्यादा होएगी और कम सैलरी वाले के पास, बेचारे के पास हो सकता है दौलत हो ही ना हो, कोई सेविंग ना हो। उसके बाद अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी होती है। अब सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा रिच पर्संस को मिलती है, बेचारे गरीब्स को अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती, ये भी इनइक्वालिटी की टाइप है। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड की इनइक्वालिटी होती है। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब रहने का स्टैंडर्ड, अगर किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, एयर कंडीशनर कमरे हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड उसका भी बढ़िया होगा। अब जिसके पास नहीं है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही लो होगा। तो आई होप यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक्स का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ रहा है और ये नोट्स अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। आगे चलते डेमोक्रेसी हम देखेंगे इसको कैसे इरेडिकेट कर रही है। इरेडिकेशन का मतलब होता है कैसे इनइक्वालिटी को खत्म कर रही है और खत्म कर सकती है। जैसे पहली है इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी। हाँ, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है, सभी को राइट टू वोट का हक होता है। ऐसे नहीं है जो अमीर है वही वोट डाल सकता है, जो वाइट है वही वोट डाल सकता है, नहीं।
डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, राइट टू वोट सभी के लिए इंश्योरिटी होती है, आप पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंडर आते हो, तो ये अच्छी बात है, ये कर रही है जिससे इनइक्वालिटी में सुधार देखने को मिल सकता है। अगली बात, लॉन्च एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, सरकार लॉन्च करती रहती है। जैसे आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, जिसमें क्या है, जो गाँव के लोगों को रोजगार मिलता है। अगर गाँव के लोगों को सरकारी रोजगार मिलता है सरकार के अंडर, तो उनकी भी ग्रोथ होएगी और जिससे इनइक्वालिटी में रिडक्शन हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रमोशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोशन दे रही है सरकार, उनको जो बहुत सारे लोन प्रोवाइड करवा रही है, ताकि स्मॉल टाइप की जो इंडस्ट्री है वो हेल्प से, गवर्नमेंट की हेल्प से क्या हो, लार्ज टाइप ऑफ इंडस्ट्री बन जाए, जिससे इनइक्वालिटी कम हो सकती है। अगला और लास्ट पॉइंट है इसका, प्रोवाइड फूड एंड हाउसिंग। जैसे राशन शॉप में सस्ता अनाज देती है गरीबों को, ताकि वो सस्ता अनाज खाएं और पैसे बचा सके, उस पैसों को बच्चे को पढ़ा सके। हाउसिंग देती है, घर बनाने में हेल्प करती है। जैसे एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीबों का घर बनाया जाता है मुफ्त में। आई होप यहाँ तक डेमोक्रेसी में कहना क्या चाहता है आपको अच्छी तरह समझ आ गया। लास्ट में आपके दिमाग में ये आया होगा, सर डेमोक्रेसी तो इसमें भी फेल होगी, पर डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि वो इससे उभरने के लिए कुछ स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है, उसको राहत दे रही है। अगर डिक्टेटरशिप होती तो उसने तो कोई स्कीम्स ये वाली लागू करनी ही नहीं थी, लोगों की हेल्प करनी ही नहीं थी। डेमोक्रेसी से ये उम्मीद तो है, अभी नहीं है तो आने वाले 2-3 सालों तक ये सारा कुछ मिल जाए। आई होप ये फुल स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद आगे हम डेमोक्रेसी को और अच्छे से जानते हैं। इसमें हमने इसकी नेक्स्ट मेन हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इस स्लाइड में हम भाई ये डिस्कस करेंगे, जो डेमोक्रेसी है जो अब तक हमने देखा है उसका रिकॉर्ड है फेल, वो फेल हो रही है हर एक काम में। क्या वो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाई है? अब भाई सोशल डाइवर्सिटी और अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, इस स्लाइड में आपको पढ़ के बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस स्लाइड की शुरुआत करते हैं इन 3 वर्ड्स का मतलब अकोमोडेशन का, सोशल का और डाइवर्सिटी का। तो सबसे पहले मतलब देखते हैं अकोमोडेशन का। भाई अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, रहना। तो अकोमोडेशन आपने अभी तक ये दिमाग में रखना है कि रहना है अकोमोडेशन का हिंदी में मतलब। अब बात करते हैं सोशल और डाइवर्सिटी को इकट्ठा डिस्कस। सोशल का मतलब होता है समाज, हम किसी भी समाज में रहते हैं तो वर्ड यूज होता है सोशल में, ठीक है। अगला वर्ड है डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लोग। जैसे इंडिया में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी जाति के लोग होते हैं, वो शामिल होते हैं। तो बेसिकली इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या बना, क्या डेमोक्रेसी अकोमोडेशन करती है, क्या डेमोक्रेसी में रहा जा सकता है सोशल डाइवर्सिटी के लोग, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो आपस में मिलके डेमोक्रेसी में रह सकते हैं। क्या डेमोक्रेसी इसमें पास हुई है या फेल हुई है, ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया, ओनली हेडिंग का मतलब मैंने समझाया। तो इसका आंसर है भाई यस, जो डेमोक्रेसी है वो अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी को। अगर आपको इन बिटवीन क्वेश्चन आए, इस डेमोक्रेसी अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, हाँ भी यस करती है, रहा जा सकता है डेमोक्रेसी में, अलग अलग प्रकार के लोग आपस में मिलके रहते हैं। उसके क्या क्या रीजंस हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिससे ये यहाँ पर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता होता है। क्या आता होता है कि डेमोक्रेसी अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी बेटर देन डिक्टेटरशिप। जो डेमोक्रेसी है भाई वो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है बेटर किससे, डिक्टेटरशिप से। तो इसको ना हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जितना जितना मैं डाटा करवाता रहूंगा उतना उतना आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है इसका जिससे शो होता है डेमोक्रेसी में अकोमोडेट कर सकती है सोशल डाइवर्सिटी, वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ मेजोरिटी कम माइनॉरिटी। समझो हमारे समाज में ना एक ग्रुप ऐसा होएगा जिसकी संख्या बहुत ज्यादा होएगी, मतलब एक समाज में लोग ऐसे रहेंगे, एक धर्म के हो सकते हैं, एक कलर के हो सकते हैं, एक सेक्स के हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगी, एक की संख्या ज्यादा होगी, एक की संख्या कम होगी। जिनकी संख्या ज्यादा होती है उसको बोला जाता है उसकी मेजोरिटी है, और जिसकी संख्या कम होती है उसको बोला जाता है माइनॉरिटी। इतना सा कंसेप्ट समझ आ गया। अब इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो डेमोक्रेसी में अकोमोडेशन कैसे होती है सोशल डाइवर्सिटी की, क्योंकि डेमोक्रेसी के आने के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो ट्राई करती हैं कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, समाज में लड़ाई झगड़े भाई ना हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है किसी तरीके से लड़ाई झगड़े ना हो, तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है समाज में मेजोरिटी का और माइनॉरिटी का। इसमें क्या होता है, तो डेमोक्रेसी वॉक विद द माइनॉरिटी विद कोऑर्डिनेशन। जो डेमोक्रेसी होती है ना वो माइनॉरिटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है। फॉर एग्जांपल इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक समाज है,
इंडिया का देश है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर 100% पीपल रहते हैं और जिसमें से 99% लोग क्या है हिंदू है और 1% मुस्लिम है। अब ऐसा नहीं होएगा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने वो सिर्फ और सिर्फ 99% को देख के बनाया जाएगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक रिलीजन की, चाहे उसकी मेजोरिटी है चाहे मिनोरिटी है, उसको पक्ष में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना आज के समय में अगर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, अगर हिंदू एक मर्डर कर दे तो कोई बात नहीं, मुसलमान नहीं करना चाहिए। नहीं, उसमें क्या होता है डेमोक्रेसी में ही कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, अभी कोऑर्डिनेशन बना रहता है मेजोरिटी और मिनोरिटी का। अगला पॉइंट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंगली, क्या है, अवॉइडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड रिलीजन। जो अवॉइडेंस, अवॉइड का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। अवॉइड किया जाता है मेजोरिटी को किसके बेस के ऊपर, रेस मतलब जाति के और रिलीजन मतलब धर्म के। मतलब ऐसा नहीं देखा जाता, मान लो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, 99% मुसलमानों को देख के ही बनाया जाएगा जिसकी संख्या ज्यादा है, या 99% हिंदुओं को देख के ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा। वो समाज के लिए भलाई के लिए बनता है। वो किसको अवॉइड करता है, धर्म को साइड पे रखता है और जाति को साइड पे रखता है। उनका मेन मकसद क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से सभी का भला हो सके। तो डेमोक्रेसी इस चीज को अवॉइड करती है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, कैसे, मेजोरिटी रूल इन डेमोक्रेसी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस और लैंग्वेज। जो मेजोरिटी के रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, वो किसको इग्नोर करके बनते हैं, रिलीजन को साइड पे रख के बनते हैं, रेस मतलब जाति को साइड पे रख के बनते हैं, और लैंग्वेज को साइड पे रख के बनते हैं। वो लोगों की भलाई के लिए बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ पर हिंदी अगर 99% बोलते हैं, तेलुगु अगर 1% बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी वालों की ही प्रशंसा होगी, हिंदी वालों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा। जैसे श्रीलंका में बना था, ठीक है, श्रीलंका में क्या था, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले को प्रेफरेंस दी जाती थी। और बेल्जियम ने अलग रास्ता अपनाया था, जैसे पावर शेयरिंग में मैंने करवाया था, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, अवॉइडेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म को साइड पे रख के, और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाती है जिससे सोसाइटी में अकोमोडेशन बढ़ सके। अब पहले पॉइंट में कोऑर्डिनेशन करोगे तो अकोमोडेशन होता है, मतलब अगर हम कहीं पे रहने जाएंगे तो रहने योग्य जगह ही नहीं होगी तो हम कहाँ कैसे रह पाएंगे। तो वैसे ही अगर डेमोक्रेसी में पहले पॉइंट पे आओ तो कोऑर्डिनेशन होएगा तो अकोमोडेशन होएगा। अगर अवॉइडेंस ऑफ रिलीजन, कास्ट को साइड पे रख के मुद्दे की बात की जाएगी तो अकोमोडेशन हो पाएगा। ये दो पॉइंट समझ आ गए। इसका अगला पॉइंट है प्रोवाइडिंग इक्वल चांस टू द ऑल। अगर सभी को सोसाइटी में इक्वल चांस मिलेगा, माइनॉरिटी वाले को भी वही चांस मिलेगा जो मेजोरिटी को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आईएएस के पेपर निकले हैं, उसको फिल कौन कर सकता है, सभी लोग फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू कर सकता है मुसलमान कर सकता है। अगर इक्वालिटी सभी को मिलेगी तो अकोमोडेशन अपने आप ही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। जो प्रोवाइडिंग इक्वल चांस है वो क्या करता है, जो प्रोटेक्ट की जाती है माइनॉरिटी की भी नीड देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल वही सेम सी एग्जाम्पल बोलूंगा, 99% हिंदू है और 1% मुस्लिम है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि मुसलमानों की जितनी भी नीड्स हैं उसको इग्नोर किया जाएगा। नहीं भाई, उनकी भी सुनी जाएगी। इसीलिए अकोमोडेशन सोसाइटी में होती है अगर डेमोक्रेसी होएगी। अगर राजे महाराजे होएगा तो उसने अपने धर्म को ही प्रेफरेंस देनी थी। अगर श्रीलंका का वाला केस होएगा तो उसने अपनी ही लैंग्वेज को प्रेफरेंस देनी थी। पर ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग इक्वल चांस करता है डेमोक्रेसी में, जिससे अकोमोडेशन होती है। अब 3 पॉइंट हमने देख लिए जिससे अकोमोडेशन होती है सोशल डाइवर्सिटी की, मतलब समाज में रहने वाले अलग अलग प्रकार के लोग आसानी से डेमोक्रेसी में रह सकते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है जिससे पता चलता है अकोमोडेशन होती है सोशल डाइवर्सिटी की इन द डेमोक्रेसी, वो क्या है, रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। जितने भी समाज में डिफरेंसेस है उसकी रिस्पेक्टिंग की जाती है। इसको मैं पहले लाइन बता देता हूँ, फिर आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कहना क्या चाहता है इस लाइन में, जो डेमोक्रेसी है कैन नॉट एंड ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स। इस लाइन में कहना ये चाहता है कि समाज बहुत सारे ग्रुप्स में बटा होता है, किसी ना किसी ग्रुप में कोई ना कोई हमेशा, चाहे वो राजे महाराजाओं का राज है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। अब बेसिकली बात आती है उसको सोल्व करने की, कैसे कोई इसको सोल्व करता है, लड़ाई को बढ़ाता है या लड़ाई को कम करता है। अगर राजे महाराजे होंगे तो लड़ाई को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी है तो वो क्या करती है, अगली लाइन में पता चलेगा, बट मस्ट रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड फाइंड वे टू हैंडल देम। पर डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि उसमें इसको एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं भाई, जैसे घरों में लड़ाई होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर घरों में लड़ाई हो रही है तो अगर घर का बड़ा उस लड़ाई की आग में तेल तो नहीं डालता ना, उसको शांत करने की कोशिश करता ना, वैसे डेमोक्रेसी में होता है
डिफरेंसेस होते हैं सभी सोसाइटी में, पर डेमोक्रेसी क्या करती है, उसके डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करती है और इसको अलग तरह से बढ़िया तरीके से हैंडल करने की कोशिश करती है ताकि ये लड़ाई झगड़े कम हो। तो इन 4 पॉइंट से हमें ये साबित होता है कि डेमोक्रेसी है इसमें सक्सेसफुल होगी है किसमें, सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेशन करने में। यहाँ पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता होता है जो हर 1-2 साल छोड़ के आता होता है, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है वो, डेमोक्रेसी अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी बेटर देन डिक्टेटरशिप, इसको एक्सप्लेन करो। तो सारा का सारा 4 पॉइंट्स में लिखना है। वैसे भी आपको नोट्स में सारी बनी बनाई करी मिलेगी, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाद भाई डेमोक्रेसी में और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम इसकी लास्ट मेन हेडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। यहाँ पर इस स्लाइड को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा क्या डेमोक्रेसी इसमें पास हुई है भाई, किसमें, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन को देने में, मतलब क्या डेमोक्रेसी इसमें सक्सेसफुल है। तो आइए पता लगाते हैं इस हेडिंग का ऑपरेशन करके। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि डेमोक्रेसी ना हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में देखा है कि फेल हो रही है, पर यहाँ पर डिग्निटी एंड फ्रीडम टू सिटीजन में डेमोक्रेसी हो गई पास। मतलब डेमोक्रेसी में डिग्निटी का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सभी की लाइफ की रिस्पेक्ट की जाती है। और फ्रीडम टू सिटीजन मतलब सभी को फ्रीडम्स मिलती हैं, बहुत तरह की फ्रीडम है। हम इंडिया में रहते हैं, हमें बहुत सारी फ्रीडम्स मिली हुई हैं जो बाहर वाले देश में इतनी फ्रीडम्स नहीं मिली जहाँ जितनी यहाँ पर इंडिया में हमारे देश में मिली है। तो क्यों मिली है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी देती है, लाइफ की रिस्पेक्ट करती है, और फ्रीडम टू सिटीजन्स की फ्रीडम के ऊपर विश्वास रखती है और उनको देती है। तो इस हेडिंग की शुरुआत होती है इस लाइन से कि यहाँ पर आपको ये याद रखना है जो डेमोक्रेसी है वो प्रोवाइड करने में डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन बेटर देन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप से भाई बहुत जमीन आसमान का फर्क है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिग्निटी की कोई बात ही नहीं की जाती, किसी भी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, राजा किसी को भी कभी भी मरवा सकता था, कभी किसी ने कुछ नहीं पूछना। और राइट्स की तो बात ही छोड़ो, राइट्स तो मिलते ही नहीं थे। राइट्स किसको मिलते थे, जो जिसको राजा देना चाहता था, मतलब जो राजे के या तो धर्म से रिलेटेड था या राजे को जो पसंद थी कम्युनिटी, उसको राइट मिलते थे, बाकियों को राइट नहीं मिलते। तो आपको यहाँ पर 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, डेमोक्रेसी में डिग्निटी और फ्रीडम टू सिटीजन है वो डिक्टेटरशिप से बेटर है, उसको एक्सप्लेन करो। तो वैसे इस क्वेश्चन को भी हम पॉइंट्स और हेडिंग्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी में क्या है, डिग्निटी भी होती है और फ्रीडम भी दी जाती है सिटीजन्स को। तो इसका पहला पॉइंट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का एक अपने आप में कंसेप्ट है जो मैंने पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, उसको भी जाके आप देख सकते हो, आपको पावर शेयरिंग की बढ़िया समझ आ जाएगी। खैर, जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर को बढ़िया तरीके से शेयर किया जाता है ताकि सभी ग्रुप, चाहे जिसकी मेजोरिटी या मिनोरिटी है, वो भी उसका सही इस्तेमाल कर सके, वो भी उसका इक्वालिटी मिल सके। मतलब पावर को इस प्रकार से शेयर किया जाता है ताकि सभी ग्रुप खुशहाल रह सके। तो इसमें आपने आगे फर्दर डाटा क्या याद रखना है, जो डेमोक्रेसी है पावर करती है शेयर टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए पावर को शेयर किया जाता है बढ़िया तरीके से। एंड डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट जो ग्रुप होते हैं उसमें रिस्पेक्ट बनी रहे और जो डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथली चलता रहे। पहले क्या होता था, राजे महाराजाओं के टाइम में क्या होता था, किसी भी ग्रुप की रिस्पेक्ट होएगी या नहीं होएगी वो राजे के ऊपर डिपेंड रहता था। अब क्या है, डेमोक्रेसी में सभी ग्रुप की रिस्पेक्ट होगी, चाहे उसकी मेजोरिटी है, चाहे समाज में उसकी कमी है, मिनोरिटी है, सभी को पावर शेयर इक्वली की जाएगी। ऐसे नहीं है कि या जिनकी संख्या समाज में ज्यादा है उनको ही पावर बढ़िया तरीके से पॉलिटिकल पावर शेयर की जाएगी, जैसे राइट टू वोट है सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी वालों को मिलेगा। नहीं, यहाँ पर चाहे राइट टू मेजोरिटी में एक भी बंदा क्यों ना है समाज में, फॉर एग्जाम्पल अगर 99% भी पॉपुलेशन हिंदू है, 1% मुस्लिम है, तो 1% को भी 99% जैसी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, जिससे शो होता है डेमोक्रेसी डिग्निटी और इक्वालिटी में विश्वास रखती है। अगला पॉइंट है इसका राइट्स। राइट्स से भी पता चलता है डेमोक्रेसी इंश्योर करती है इन दोनों चीजों को। कैसे, डेमोक्रेसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्यों दिए जाते हैं, इंश्योर करने के लिए, इक्वालिटी को श्योर करते हैं। हाँ भी सभी को इक्वालिटी है, सभी धर्मों के लोगों को 6 आज के टाइम में फंडामेंटल राइट हैं, ये वाले आप देख सकते हो, जो सभी सिटीजन्स को मिलते हैं इक्वालिटी को शो करने के लिए। अगला पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी में सभी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इसलिए सभी को राइट्स मिलते हैं। अगली बात है एक्सप्रेशन, अपने वॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए, बोलने, राइट टू स्पीक है जैसे, वो सभी को दी जाती है,
चाहे जिसकी मिनोरिटी है समाज में, कोई बात नहीं, सभी को बोलने का हक है। आगे लास्ट क्या है, मिनोरिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए राइट्स मिलते हैं। अब मिनोरिटी को प्रोटेक्शन मतलब मान लो एक समाज में, वो सेम सी एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैंने मिनोरिटी और मेजोरिटी का कंसेप्ट समझाना है। अगर 99.5% भी हिंदू हैं और 0.5% भी मुस्लिम है, ऐसा नहीं उनको मारा जाएगा, उनको भी मिनोरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स मिलेंगे जो समाज में इक्वालिटी को दर्शाता है। तो ये 2 पॉइंट से पता चलता है डेमोक्रेसी क्या देती है, इक्वालिटी और प्रमोशन ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी को प्रमोट करती है। अगला पॉइंट है हमारा कास्ट सिस्टम इंडिया। कास्ट सिस्टम इंडिया में क्या है, पहले मैं इसको लाइन में पढ़ देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। जो डेमोक्रेसी है गिव डिसएडवांटेजेस कास्ट, जो डिसएडवांटेज कास्ट होती है ना, जो पुराने समय में जिनकी मिनोरिटी थी जैसे SC ST, जिसको कोई भी एडवांटेजेस नहीं मिलता था पुराने समय में, उसको डिसएडवांटेजेस कास्ट बोला जाता है। उनको भी इक्वल राइट्स मिलते हैं ताकि वो एक्सेस कर सके जस्टिस को, मतलब जस्टिस सभी को मिले। इसमें डिसएडवांटेज कम्युनिटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी डेमोक्रेसी में ऐड कर दी। हाँ भी इन लोगों के साथ भी कभी बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी मिनोरिटी है तो इनको कोई भी हक नहीं है जस्टिस लेने का। तो कास्ट सिस्टम ऐसे पावर शेयर की गई है कास्ट सिस्टम में, ताकि जो डिसएडवांटेज कास्ट सिस्टम है, जिनकी मिनोरिटी है, कमी है, उनको भी जस्टिस मिल सके, उनको भी इक्वालिटी का हक मिल सके। इन तीनों पॉइंटों से पता चलता है कि डेमोक्रेसी में डिग्निटी और फ्रीडम टू सिटीजन मिलती है। अगला पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वुमेन के लिए। पहले क्या होता था, वुमेन्स जो थी ना, उनके साथ बड़ा अत्याचार होता था, पर आज के समय में डेमोक्रेसी के आने के बाद वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रख दी। तो एक आपने बिल का नाम याद रखना है, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, जो कब पास हुआ था 2023 में। इस बिल में क्या है, 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई वुमेन्स के लिए, मतलब वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रख दी गई। जैसे आप आजकल आप बसेस में भी देखते हो रिजर्वेशन होती है वुमेन्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, वैसी रिजर्वेशन रख दी। हमने याद क्या रखना है, 1/3 डाटा। जैसे पंचायती इलेक्शन होते हैं, हर पंचायत के इलेक्शन में 1/3 वुमेन की रिजर्वेशन होती है सीट्स। इसको क्यों किया गया, ताकि वुमेन्स को प्रपोर्शन इक्वली मिले, वुमेन्स को भी इक्वली हक हो समाज में, और वुमेन का एम्पावरमेंट हो सके, वुमेन्स को पावर मिल सके जो पिछले समय में नहीं मिलती आ रही थी। आई होप ये यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अगला पॉइंट है वुमेन से रिलेटेड है इसका, डिग्निटी एंड फ्रीडम टू वुमेन। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड फ्रीडम टू वुमेन। वुमेन को फ्रीडम दी जाती है हर एक क्षेत्र में, आजकल वुमेन सबसे आगे देखने को मिलती है। इसमें आगे डाटा क्या है, डेमोक्रेसी है, वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलते हैं, डेमोक्रेसी में सभी इक्वालिटी है, ऐसे नहीं कि वुमेन उनको पीछे रखा जाएगा। इससे उनको हेल्प मिलती है जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी उससे थोड़ा उभरना। मेल डोमिनेशन का मतलब क्या है, पहले सिर्फ मेल की सुनी जाती थी, जो मेल ने बोल दिया वो वुमेन ने करना है। वुमेन घर का काम करती थी, मेल डोमिनेशन के साथ सोसाइटी में रहता था, और वुमेन को मेल की हर बात माननी पड़ती थी, जिससे क्या है वुमेन की सिचुएशन समाज में पीछे हो रही थी। पर डेमोक्रेसी के आने के बाद क्या है, वुमेन्स को इक्वल राइट मिले, सभी कुछ इक्वालिटी मिली, जिससे उनको हेल्प मिली, वो मेल डोमिनेंस सोसाइटी से ऊपर उठ सके। मतलब वो भी अब पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशन में फीमेल जा रही हैं जो आदमियों से बेहतर कर रही हैं। तो इन सभी से पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी में डिग्निटी और इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है। इसका लास्ट पॉइंट है जिससे पता चलता है सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी और डिग्निटी प्रमोट करती है, जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन सीट मिलती है इसको विकर सेक्शन को भी, जैसे विकर सेक्शन में क्या आएगा, ST SC, SC मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, SC मतलब शेड्यूल कास्ट। इन लोगों के साथ बड़ा ज्यादा भेदभाव होता था, जो पुराने समय में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले लोग इनको अपने घरों में नहीं जाने देते थे, दूर से इनको सलाम करते थे, मतलब इनके साथ बड़ा ज्यादा बुरा व्यवहार होता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया, जैसी डेमोक्रेसी आई, उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए वहां पर रिजर्वेशन रख दी। हाँ भी SC और ST के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट है, कोई भी पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ने, इनके लिए रिजर्वेशन सीट रखी ताकि इनकी भी सिचुएशन में सुधार देखा जा सके। आई होप ये सभी पॉइंट्स में आपको अच्छा समझ आ गया, जिसमें हमने क्या प्रूव कर दिया, डेमोक्रेसी भाई देती है डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आई होप ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई। मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।